आप जी नमस्कार। स्याही ब्लू रविवार ये पुस्तक वार्ता में आप सभी का स्वागत है। और हर रविवार की तरह इस रविवार भी हम एक नए काव्य श्रृंखला के साथ आपके साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ जो वक्ता मौजूद हैं, बहुत सम्मानित वक्ता, उनका परिचय जो है डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी देंगे। और इस कार्यक्रम के 2 मिनट विलंब से चल रहा है, तो मैं बिना किसी विलंब के सभी वक्ताओं का और दर्शकों का स्वागत करते हुए आगे के कार्यक्रम विधिवत शुरुआत के लिए डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी को मंच सौंप रहा हूँ। सर, आपका बहुत स्वागत है। आज की रविवारीय वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी 16वीं कड़ी में आप सबको ले चल रहा हूँ। थोड़ा जगह मिल गई। लोगों ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के 13 कहानी संग्रहों पर विचार विमर्श किया। उसके बाद कविता के क्षेत्र में हमने जब प्रवेश किया तो उनके खंड काव्य प्रतीक्षा पर हम लोगों ने सबसे पहले अपना कार्यक्रम किया। उसके बाद 2 काव्य संकलनों पर वार्ता करने के बाद आज हम उनके तीसरे काव्य संकलन संघर्ष जारी है पर वार्ता करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे मेरे अनन्य मित्र, मेरे भाई प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया, जो नमस्कार। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में एक विद्वान के रूप में जाने माने जाते हैं। हिंदी के प्रोफेसर के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा दायित्व निभाया था। महादेवी वर्मा सृजन पीठ के सर्वे सर्वा के रूप में उन्होंने जो साहित्यिक अवदान दिया है उसे पूरा उत्तराखंड क्या पूरा भारत भूल नहीं सकता। महादेवी वर्मा की कीर्ति को अमृत बनाने में प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वे हमारी राष्ट्रीय साहित्य अकादमी में उत्तराखंड के विश्वविद्यालय को लेकर चले हैं और साहित्य अकादमी में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। ऐसे प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया आज हमारे इस वार्ता में अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ रहेंगे। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत प्रोफेसर हरीश अरोड़ा, जिन्हें मैं कवि के रूप में वर्धा में सुन चुका हूँ, प्रभावित हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूँ, प्रोफेसर अरोड़ा एक जिंदा दिल इंसान के रूप में मुझे मिले हैं। उनके चेहरे की मुस्कान हताश निराश व्यक्ति को भी जैसे संजीवनी दे देती है। ऐसे प्रोफेसर हरीश अरोड़ा, मैं जानता हूँ वो दिल्ली से हैं, वर्धा में हमें सेवा देने के लिए पहुंचे हैं और मैं उनसे प्रभावित हूँ। आज वे संघर्ष जारी है काव्य संकलन पर मुख्य व्याख्यान देंगे। मेरे अगले वक्ता हैं लोकेश कुमार गुप्ता, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उनसे मैं आज पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन मेरा पहली बार मिलना अंतिम नहीं होता। जब तक जीवित हूं
तब तक अपने विद्वान मित्रों से निरंतर संपर्क रखने का प्रयास करता रहा हूँ। मेरे कार्यक्रम के संचालक वो भी प्रोफेसर हैं और मेरे लिए मेरे पुत्र तुल्य हैं। मानस पुत्र मानता हूँ डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार सुधांशु को। आज मैं सोच रहा था सब कुछ सुधांशु को सौंपूंगा, अरुण सुधांशु को ही सौंप सकता है जो कुछ भी, लेकिन क्या करूं, दिन की दूरी हो जाती है सुधांशु और अरुण के बीच। उनका आग्रह है, वो कहीं व्यस्त थे। मैं जैसे भी कर सकूंगा इसको संभालूंगा। और आज शुरुआत करने से पहले मैं इस काव्य संकलन पर इसकी भूमिका लेखिका जो 2 बार कुलपति रह चुकी हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की, डॉक्टर सुधा रानी पांडे, उन्होंने इस काव्य संकलन के बारे में जो शब्द लिखे हैं वो मैं अवश्य कहना चाहूंगा, ताकि आप ये जान सकें कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का ये काव्य संकलन कितना महत्वपूर्ण है। शब्द मरते नहीं शीर्षक से अपनी भूमिका में डॉक्टर सुधा रानी पांडे ने लिखा है, कवि श्री निशंक की सारस्वत यात्रा का यह प्रयास अपने आप में भारतीय कविता का महत्वपूर्ण सोपान कहा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। निशंक यशस्वी कवि हैं और कविता उनका जीवन है। बाह्य जीवन के कोलाहल, अस्त व्यस्त परिवेश से परे वे जिस शाश्वत जगत के अवगाहन में निरंतर मग्न हैं, वो उनकी कालजयी उपलब्धि है। इन 2 शब्दों से ही मैं डॉक्टर निशंक के इस काव्य संकलन की सारी खूबियों को आपके सामने रखना चाहूंगा। शाश्वत जगत के अवगाहन में जो व्यक्ति निरंतर मग्न हो, जो बाह्य जीवन के कोलाहल से, अस्त व्यस्त परिवेश से परे, जो शाश्वत जगत के अवगाहन में डूबकर उसमें लगकर जीवन के तत्वों को ला सके, मोतियों को ला सके, वही कवि कालजयी होता है। निश्चित रूप से आज से कम 20-25 वर्ष पहले की ये कविताएं 4थे संस्करण के रूप में हमारे सामने हैं। मैं उनकी 1-2 कविताएं आपको देते हुए ये चाहूंगा कि आज के हमारे मुख्य वक्ता विशेष रूप से इस संकलन की कविताओं पर अपना व्याख्यान देते हुए इसकी उन खूबियों को उजागर करेंगे जिनसे पाठक संभवतः सामान्य रूप से परिचित नहीं हो पाते। पहली ही कविता इस संग्रह की है आदमी, और मैं सोचता हूं कि आज तुलसी को जीवित कर रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बिल्कुल वैसे ही मेरे निशंक लिखते हैं, भगवान का अद्भुत निर्माण है ये आदमी, भगवान का अद्भुत निर्माण है ये आदमी, आनंद और अवसाद का पुंज है ये आदमी। 2 शब्दों में डॉक्टर निशंक मानव जीवन की पूरी व्याख्या कर देते हैं। आनंद और अवसाद का पुंज है ये आदमी। है क्या हमारे जीवन में? या तो हम इस किनारे पर रहते हैं या उस किनारे पर चले जाते हैं, या तो हम जीवन में उल्लास लेकर चलते हैं या फिर हताशा की चादर ओढ़ लेते हैं। इन 2 के बीच ये जीवन की सरिता बहती चलती है। और वहीं मैं उनकी एक कविता आपके सामने रखना चाहूंगा, शीर्षक है प्रभाती। और इस कविता में आप देखेंगे दर्शन भी है, उत्साह भी है, उमंग भी है, और कवि के रूप में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के जीवन का जो निचोड़ है वो इस कविता में है कहीं। आज तो प्रभाती मुझसे कुछ कहने आई है। हम रोज प्रभात को देखते हैं, प्रातःकाल उठते हैं तो आकाश, सूरज, ये सब हमें दिखता है, उजाला, लेकिन कितने हैं जो उस प्रभाती से कुछ संदेश पाते हैं? निशंक लिखते हैं, आज तो प्रभाती मुझसे कुछ कहने आई है, अंतर चेतना में जैसे कोई मधुर धुनी बजाई है। देखते ही देखते जीवन संगीत प्राणों को स्पंदित कर रोम रोम में छाने लगा है। आज तो पूरा अस्तित्व ही अनंत में समा आनंद से विभोर एक नया गीत गाने लगा है। जो कवि प्रभाती को सृजन के रूप में देख सकता है, शायद उसी के लिए ईशोपनिषद में कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू कहा गया है। हम ईश्वर को तो सृष्टिकर्ता मानते ही हैं, लेकिन मेरी संस्कृति में कवि और गुरु को भी ईश्वर के रूप में सृजन करता ही माना गया है। कवि शब्दों से सृजन करता है,
अक्षरों को अक्षर बनाकर अमृत बना देता है, और उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य के रूप में जब सृजन करता है तो अज्ञान को ज्ञान में बदल देता है। एक प्रजापति है, संस्कृत के साहित्य आचार्यों ने तो कवि को कबीर एक प्रजापति माना है। कवि तो प्रजापति है। प्रजापति माने जो अपनी सारी प्रजा का निर्माण करने के बाद उस प्रजा का संचालन भी करता है, पालन भी करता है और उसे जीवन दान देता है। आज मैं डॉक्टर निशंक के इस कहानी संकलन पर विचार करने के लिए मेरे बीच मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर हरीश अरोड़ा हैं। उनको निमंत्रित करूंगा और निमंत्रित करता हूं एक कविता से निशंक जी की। उनकी एक कविता है, संकल्प लिया है हमने, संकल्प लिया है हमने, हम मायूसी तोड़ेंगे। संकल्प लिया है हमने, हम मायूसी तोड़ेंगे और निराशा की धारा आशा से जोड़ेंगे, और निराशा की धारा आशा से जोड़ेंगे। आइए मेरे बहुत प्रिय प्रोफेसर हरीश अरोड़ा, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आप अपना व्याख्यान हमें दीजिए। 10 से 12 मिनट तक, 13 मिनट तक आप आराम से बोल सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, कोई सीमा की बाधा हम लगाते नहीं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि सब लोग बोल सकें। हरीश, आपका स्वागत है अरोड़ा जी। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी, कार्यक्रम के संरक्षक और भारतीय गीत माला के अंतर्गत वरिष्ठ गीतकार के रूप में और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के साहित्यिक गुरु के रूप में जिन्हें मैं जानता रहा हूँ, डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी, मेरे सहभागी वक्ता और मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता जी, कार्यक्रम के संयोजक अनिरुद्ध जी और कार्यक्रम के संयोजक सत्यकाम जी। वैसे तो रमेश पोखरियाल निशंक जी की कविता यात्रा से मैं बहुत पहले से परिचित हूँ। मुझे याद है कि विवेक गौतम की एक संस्था है उद्भव, और उद्भव के विभिन्न कार्यक्रमों में हमें जाने का अवसर मिलता रहा, जहां आदरणीय अरुण जी से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई और रमेश पोखरियाल निशंक जी से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। इसलिए उनकी कविता यात्रा से मैं बहुत पहले से जुड़ा रहा हूँ, और इसके साथ साथ उनकी अनेक कविताओं को लगातार मैं वैसे भी पढ़ता रहा हूँ। और एक पाठक होने के नाते हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है कि कुछ ना कुछ नया हम अपने जीवन से क्या प्राप्त कर सकते हैं। वो स्वयं अपने जीवन से जो लेता है वो अलग बात होती है, लेकिन जब वह किसी दूसरे कवि की रचनाओं के माध्यम से समाज को कुछ जानने की कोशिश करता है, तब पता चलता है कि वास्तव में समाज किस दिशा में जा रहे हैं। आज रमेश पोखरियाल निशंक जी के संघर्ष जारी है कविता संग्रह पर मैं कुछ बिंदु अपने यहाँ रखना चाहूंगा, अपने विचार रखना चाहूंगा, जो एक पाठकीय प्रतिस्पंदन के रूप में आपके बीच में होंगे, जिसे आप उतना ही आत्मसात करें जितना एक पाठक के माध्यम से आत्मसात किया जा सकता है। कहते हैं कि कवि मानवीय मन की जो अनुभूतियां हों उन्हें ही अभिव्यक्त करने के लिए स्वरांजलि देता है। रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो एक कविता संग्रह संघर्ष जारी है, इनकी सभी कविताओं को पढ़ने के पश्चात एक बात का एहसास बहुत आसानी से होता है कि वास्तव में ये उस कवि के मन की अभिव्यक्ति है जो जीवन को जीता है, सामान्य जीवन को जीता है। वह किसी एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन में मनुष्य के रूप में जो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर सकता है। यहाँ रमेश पोखरियाल निशंक वही कवि के रूप में आपके बीच में उभर कर आते हैं। कहते हैं कि कवि वही लिखता है जो उसकी आत्मा उसे कहती है, और सचमुच में रमेश जी की इन कविताओं को पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने समस्त कविताओं में अपनी आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो तत्व है, उसे इन कविताओं के माध्यम से सामने लाने का प्रयत्न किया है। एक विशेष रमेश जी के बीच में मैंने देखी है, भले ही वो राजनीतिक स्तर पर मंत्री भी रहे हों, लेकिन सच्चाई से कहने का साहस यदि किसी कवि के भीतर मौजूद होता है, तब वह राजनीति हो या सामाजिक जीवन में विद्वेष की भावनाएं हो, उन सभी से ऊपर उठकर अपने मन और अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति रखता है, वास्तव में रमेश जी की कविताओं में वो साहस मुझे पूर्ण रूप से दिखाई देकर चलता है। पूरी बेबाकी के साथ वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। मैं कुछ एक कविताओं के नाम आपके बीच में रख सकता हूँ जो लगातार मैंने पढ़ी हैं। ठेके चरैवेती चरैवेती, ओह वे छलते रहे, या हे कालिदास कविता को उठाकर देखिए। एक बेबाक अभिव्यक्ति है, चाहे वो रचनाकार के संदर्भ में हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ के संदर्भ में हो, या फिर समाज की विकृतियों के संबंध में। सभी तरफ उनकी विकृतियों को उखाड़ने का प्रयत्न सीधे सीधे तौर पर यदि कोई एक रचनाकार कर सकता है, तो रमेश जी का ऐसा साहस पूर्ण रूप से हमें दिखाई देकर चलता है। आज जिस तरह से आतंकवाद संपूर्ण विश्व पर छाया हुआ है, उन आतंकवाद की भयावह स्थितियों का जो यथार्थ वर्णन है,
वो हमें कवि की कविताओं में मिलता है, और बहुत सारी कविताओं में मिलता है। खास तौर पर उनकी एक कविता है मानव, जिस कविता को पढ़ते हुए मुझे बार बार लौटकर अफगानिस्तान का वो दृश्य दिखाई देता है जिस समय बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। तोड़ता बुद्ध प्रतिमा, जलाता चरारे शरीफ, नष्ट कर मंदिर, बुझाता संस्कृति के द्वीप। क्योंकि कोई प्रतिमा केवल प्रतिमा नहीं होती, उस प्रतिमा के साथ साथ एक समूचा सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी उसके साथ जुड़ा होता है। हम किसी राष्ट्र को जब जानना चाहते हैं, किसी राष्ट्र को जब पहचानना चाहते हैं, तो उनके सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जान सकते हैं। ये स्पष्ट है कि एक समय भारत का वो हिस्सा था, भारत का अभिन्न अंग था, और उस भारत के अभिन्न अंग में जिस तरह से बुद्ध का जीवन दर्शन पूरी तरह से वहां के समाज में निहित था, उस जीवन दर्शन को टूटते हुए जब रचनाकार देखता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। इसीलिए वो एक कविता और भी कहते हैं, कंधार की आंखों पर पट्टी। उस कविता में भी यही कहते हैं कि खंडित करता बुद्ध प्रतिमा, गांधारी का देश अरे, फैलाता आतंकवाद का जहर भयंकर हरे हरे। वो ईश्वर को याद करते हुए बार बार ये कहते हैं कि स्वयं आप ही की प्रतिमा को तोड़ने का यत्न जो जिस देश में किया गया है, वहां उस आतंकवाद को चरम तक पहुंचाने वाले लोग कौन है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य है कि आतंकवाद का मुकाबला हम सब मिलकर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक निराशा भी हमें हाथ लगती है। जब इंसानियत का साथ देने वाले इंसान ही बदल जाएं, तो कवि के मन में कहीं ना कहीं एक कचोट उत्पन्न होती है, और वो कहता है कि जो कभी राह बनाते थे उन्हें गड्ढा खोदते भी देखा है मैंने, जो अमृत रस बरसाते थे आज उन्हें ही जहर घोलते देखा है मैंने। आखिर वो जहर घोलने वाले कौन लोग हैं? कहीं ना कहीं वे इसी समाज का वो हिस्सा है जो आज के समय में सामाजिक जीवन चेतना में अपने राजनीतिक मंतव्यों को साधने के लिए उस अमृत रस के भीतर जहर घोलने का काम करके चल रही है। और हमें रचनाकार के दृष्टिकोण से ही नहीं, आलोचक के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक के दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करना होगा कि हम उन लोगों से सचेत रहें, उन्हें जाने, उन्हें पहचाने। और लेकिन कवि उसके बावजूद भी इससे पराजित नहीं होता। वो जानता है कि जीवन इसी का ही नाम है, जिसमें पल में निराशा हाथ लगती है तो पल में व्यक्ति संघर्ष से आशा का संचार भी होता है। वह नहीं चाहता कि इंसान रोए, वह जानता है कि इंसान संघर्ष करता है और संघर्ष करके अपने जीवन को विजित कर सकता है। जब शूलों पर चलना ही है तब कांटों का क्या रोना है, जान सके तो जाने कोई और अंत क्या होना है। हम उसी समाज में रहते हुए जब तक कांटों की परवाह करते रहेंगे तो समाज में संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न करने का मादा कहां से लेकर आएंगे। और इस दृष्टि में रमेश जी स्वयं अपने ही समुदाय को, यानी अपने समुदाय का तात्पर्य मैं कह रहा हूं, उन साहित्यकारों को, उन रचनाकारों को भी नहीं बख्शते जो सच का साथ देने की बजाय एक छद्म समाजवाद को अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। उनकी एक कविता है लिखने को बहुत, कत्ल हो रही मानवता, मिट रहा वजूद, हिमशिखर देवदारू भोजपत्र, कस्तूरी हो रहे नेस्तनाबूद, पर वे हैं बेखबर जिनके मुख से लेखनी से उद्गारों से जागती है प्रजा, समय की आहट पहचानती है प्रजा, फिर भी वे चुप हैं, अंधेरे में गुप्त हैं। जब रचनाकार चुप रहेगा तो समाज को जगाने का काम कौन करेगा? राजनेता नहीं कर सकता, समाज का एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। उसे जगाने का काम करने का साहस केवल और केवल रचनाकार ही करता है। इतना ही नहीं, इसीलिए वो कवियों पर व्यंग करते हुए लिखते हैं। उनकी कविता है हे कालिदास, और आज हे कालिदास उन्हीं जैसे तथाकथित ज्ञानी अभिमानी विद्योत्मा सी भारत मां को छप रहे हैं। अपनी कुलेखनी से, चाटुकारिता से, अनास्था से संस्कृति की देवी को कुचल रहे हैं। उस पर अपने शुष्क तर्कों से तुच्छ स्वार्थों की मूंग कर रहे हैं। वो छोटे छोटे स्वार्थों के बल पर बड़ी बड़ी सत्ताओं में बैठने वाले रचनाकारों पर आक्रोश व्यंग करते हैं और चाहती हैं कि वो व्यंग उनके सामने सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होकर दिखा सके। वो दिखा सके कि ये वो लोग हैं जो चाटुकार हैं, जो सम्मानों को अर्जित करने के लिए उन शुष्क तर्कों से तुच्छ स्वार्थों की मूंग को दलने का यत्न कर रही हैं। ये है समाज के वे रचनाकार जिनसे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। ये सच नहीं दिखाते, ये छद्म यथार्थ हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। एक विशेषता और है, क्योंकि समय का बंधन है, मैं केवल 12 से 15 मिनट के बीच अपनी बात कहूंगा। एक विशेष चीज, चूंकि पोखरियाल जी को मैं लगातार सुनता भी रहा हूं, उनकी कविताओं में एक आध्यात्मिकता का पुट मिलता है, और उसका एक विशेष कारण शायद ये भी है कि वो प्रकृति से बहुत जुड़े रही हैं। प्रकृति के निकट रहने के कारण एक आध्यात्मिक स्वर उनकी कविताओं में निरंतर बहता हुआ दिखाई देता है। उनकी कुछ एक कविताओं हैं जैसे अपने ही अंदर, हम टिके हैं, भावों की देवी, ये वो कविताएं हैं जिसमें अध्यात्म जीवन दर्शन के रूप में उभरता हुआ हमारे सामने आता है। यह दार्शनिक चिंतन वास्तव में कौन सा दार्शनिक चिंतन है?
ये वो दार्शनिक चिंतन है जो प्रकृति के भीतर से निकल कर आता है, क्योंकि कवि प्रकृति के निकट रहा है, इसलिए प्रकृति उसकी कविताओं में सहज उभरती आती है। प्रकृति कवि को जीवन की उच्चता की प्रेरणा देती है, वो उसे उठाने का यत्न करते हैं, कहते हैं कि हाँ, कि मुझे प्रेरणा मिलती है कि समाज ऊंचा उठे, मैं ऊंचा उठूं, समाज के साथ साथ राष्ट्र ऊंचा उठे। हिमालय के ये शैल शिखर, हिममंडित उत्तुंग शिखर जीवन को उच्च बनाने की देते हैं नित्य प्रेरणा सहज। ये सहज रूप से हमें प्रेरणा देते हैं कि हम समाज के सामने एक उच्च आदर्श स्थापित कर सके, क्योंकि प्रकृति केवल प्रकृति नहीं होती, प्रकृति एक दर्शन के रूप में भारतीय समाज में मौजूद रही है। वो हमें नित्य प्रति एक प्रतीक के रूप में प्रेरणा देती है कि हमें क्या करना है। हिमालय केवल रक्षा नहीं कर रहा भारत की, हिमालय रक्षा करने के साथ साथ हमारे भीतर वो संघर्ष का मादा भी उत्पन्न करता है, जिसके माध्यम से वो दिखा सकता है कि ऊंचे से ऊंचा पर्वत जब खड़ा होता है तो वो दृढ़ता हर व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं उस पर्वत के समान होनी चाहिए। ये हिमालय जैसी कविताएं उनकी रमेश पोखरियाल निशंक जी की वो कविताएं हैं जो व्यक्ति को प्रकृति के निकट भी लाती हैं और साथ ही साथ उसे एक जीवन चेतना का एहसास भी दिलाती हैं। चाहे वो धरती का श्रृंगार कविता हो, आदरणीय अरुण जी ने प्रभाती जैसी कविता का जो उल्लेख किया वो भी उसी रूप में निकलकर हमारे सामने आती है, क्योंकि प्रभाती केवल प्रभात का वर्णन नहीं है, उस वर्णन से एक उजास की भावना जो निकल कर आती है वो हमारे सामने इस कविता का स्वरूप दिखाती है। सामान्य तौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि अधिकांश जो कवि हैं उनकी कविताओं में शास्त्रीयता का आग्रह हो तभी वे कविताएं श्रेष्ठ मानी जा सकती हैं, लेकिन मैं कभी इस तर्क से आज तक एक आलोचक के नाते कभी इस तर्क से सहमत नहीं रहा। याद होगा जब छायावाद के समय में निराला आए थे तो निराला ने मुक्त छंद की अवधारणा को जन्म दिया था। आप वैसे तो निशंक जी की ये संघर्ष जारी है, जब पुस्तक को पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे गीत आपको मिलेंगे, उन गीतों में एक लयात्मकता, गतिशीलता निरंतर विद्यमान रहती है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब रचनाकार के सामने कुछ इस तरह का यथार्थ उभर कर आता है जिसे शायद वो कई बार अपने गीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करवाने में अपने आप को सहज नहीं बना पाता, तब वो मुक्त छंद की अवधारणा के आधार पर अपनी कविताओं को जन्म देता है। यह मुक्त छंद से मुक्त होने का नहीं है, बल्कि उसमें गतिशीलता, एक लयात्मकता, एक प्रभावमयता निरंतर बनी रहे, ये उस रचनाकार का कला कौशल होता है। और रमेश पोखरियाल निशंक जी की अधिकांश कविताओं में वो मुक्त छंद का जो स्वरूप है वो मुझे दिखाई देता है। मैं लगातार पढ़ते हुए ऐसा लगता था जैसे मैं बहता चला जा रहा हूँ, तो शब्द बह रहे हैं और शब्दों के साथ साथ पाठक भी अपने आप बहता चला जाता है। एक बात और जरूर है, क्योंकि लगातार मैं समय देख रहा हूँ कि समय लगभग 2 या 3 मिनट का समय और चिंता ना करें, बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। धन्यवाद। एक विशेषता है कि उनकी अधिकांश कविताएं पढ़ते समय आप महसूस करेंगे कि उसमें निराशा और कुंठा आपको व्यक्त दिखाई देती है। वास्तव में ये वो निराशा और कुंठा, कवि की निराशा और कुंठा उस समाज से है जिस समाज को वो वर्णन कर रहा है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनकी कविताएं निराश और कुंठित करने के लिए उत्पन्न की गई हैं। उस निराशा और कुंठा से सचेत करने के लिए कवि अपने आप को कहीं ना कहीं समाज के सामने लाने के लिए इस तरह की रचनाओं को भी जन्म देता है, जिसमें आशावाद की पूरी संरचना आपके सामने उभर कर आती है। और मैं मानता हूं कि इनकी अधिकांश कविताओं में वो आशा है, इनकी अधिकांश कविताओं में एक विश्वास की भावना उत्पन्न होकर आती है। शायद वो इस कारण से भी है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दबाव अपनी कविताओं पर लाने का यत्न नहीं किया। उससे मुक्त होकर वे समाज की जीवन संरचना को अपनी रचनाओं में लाना चाहते थे, इसीलिए वो मुक्त होकर अपनी कविताओं का वर्णन करते हैं, मुक्त होकर उस समाज का वर्णन करते हैं जो समाज भारतीय जीवन का मूल आधार, मूल तत्व है, जिसमें भारतीय संस्कृति निहित है, जिसमें भारतीय नियम निहित है, जिसमें भारत की नैतिक परंपराएं निहित हैं। इन सारी कविताओं में वो सारी चीजें मिलती हैं। अगर वो आध्यात्मिकता का स्वरूप लेते हैं तो आध्यात्मिकता में कहीं ना कहीं वो मानवीय चेतना का भाव निहित आपको दिखाई देता है। आरंभ की कविता जो आदमी है उसे आप पढ़ते हैं तो व्यक्तित्व तो किस रूप में गढ़ा जा सकता है वो आपके सामने उभर कर आता है। वो व्यक्ति केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक समाज को बनाने वाला वो व्यक्ति है जो जीवन के संघर्षों और जीवन की अपेक्षाओं से भीतर जो द्वंद्व की स्थितियों से उत्पन्न होता है, और उस द्वंद्व के दबाव से वह समाज को विकास की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखता है। ये वही कर सकता है जो सचमुच में भारतीय हो, जिसके अंदर भारतीयता का गुण हो, जिसमें भारतीय जीवन चेतना का पूर्ण व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर आता हुआ दिखाई दे। इसलिए कवि ने अपनी कविताओं के अंतर्गत आशा का साथ नहीं छोड़ा। उसे विश्वास है कि समाज में अब भी समरसता की भावना मौजूद है और वो कभी खत्म नहीं हो सकती। इस संग्रह की अगर आप अधिकांश कविताएं पढ़े, मैं उनमें सबसे आखिरी कविता का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। सबसे आखिरी कविता है व्यापार, जिसके अंत में वो कहते हैं कि अंधेरा बहुत पर देर नहीं हुई है, चेतना जन की सोई हुई नहीं है, अभिमन्यु मत कह मैं अकेला हूं, मैं भी तो तेरे साथ सहर्ष खड़ा हूं, स्वाभिमान का कभी व्यापार नहीं हुआ है।
व्यक्ति जब अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर लेता है तब समस्या उत्पन्न होती है। भारतीय समाज के रचनाकारों ने भारतीय जीवन चेतना को भारतीय जीवन दर्शन के रूप में लोगों के सामने लाने का यत्न किया है। यानी वो केवल चेतना के माध्यम से नहीं सोचते। हमारे यहाँ क्या है, साहित्य में और बहुत सारे राजनीतिक स्तरों पर वाद पढ़ाए जाते हैं। मैं कभी वाद से सहमत नहीं रहा। मैं मानता हूं कि भारत में वाद या इज्म जैसी कोई अवधारणा कभी रही नहीं है। हमारे यहाँ चेतना का सर्वविद्यमान रहा है। रचनाकार जब सोचता है तो चिंतन करता है, वो समाज को देखता नहीं है, समाज को महसूस करता है, उसको जीता है, तब जाकर वह समाज को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखता है। अरुण जी जानते हैं क्योंकि रचना लिखना, रचना कर्म करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसमें आप शिल्प की बात हमेशा रख के चलते हैं। इस पूरे संग्रह को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया, अनेक विशेषण इतने खूबसूरत थे, इतने सुंदर थे कि मैंने उन्हें अपने पास से डायरी में भी नोट करके रख लिया है कि क्या ऐसे विशेषणों का प्रयोग हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, रचनाकार जब विशेषण का प्रयोग करता है तो वह काल और उसके जो मूल भाव है उससे संबद्ध रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनावश्यक रूप से हम कोई विशेषण किसी वस्तु विशेष के लिए या किसी संज्ञा विशेष के लिए उत्पन्न कर दें। वहां विशेषणों का प्रयोग इस रूप में निकल कर आता है कि कहीं वो अध्यात्म की बात करता है, कहीं वो दर्शन की बात करता है, कहीं वो प्रकृति की बात करता है और कहीं वो संघर्ष की बात करता है। वो सब प्रतीक के रूप में हमारे सामने उभरते हुए चले आती हैं। ये रमेश पोखरियाल निशंक जी की वो कविता की यात्रा है जिसे वो बार बार इस रूप में कहते हैं कि व्यक्ति के भीतर जो संघर्ष है वो निरंतर जारी रहना चाहिए। ये कविता संग्रह संघर्ष जारी है, व्यक्ति की चेतना का संघर्ष है, व्यक्ति के आत्मशक्ति का संघर्ष है। जहां समाज के भीतर विद्वेष की भावनाएं निरंतर चल रही है, राजनीतिक वितंडावाद की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, इन सब के भीतर यदि व्यक्ति अपने आप को संघर्षशील प्रवृत्ति की ओर बनाकर रखता है तभी वह भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाने का सामर्थ्य रखता है। और मैं मानता हूं कि रमेश जी की इन कविताओं में वो भारत मौजूद है, वो भारतीयता मौजूद है, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना मौजूद है जिसे इस समय भारतीय समाज की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप निराश हों कि इन कविताओं में आपको वैसा बिंबों का वर्णन या वैसा प्रतीकात्मकता का वर्णन न मिले जो एक सामान्य तौर पे कहा जाता है कि पाठ्य पुस्तकों में मिलता है। मैं मानता हूं कि वही कवि सबसे श्रेष्ठ है जो अपनी आवाज जनता तक सहज पहुंचा सकता है। ये वो कविताएं हैं जो सहज हैं, जिन्हें मैं सरल नहीं कह रहा, जो अभिव्यक्ति समाज तक आसानी से पहुंच सके वही सहज होती है। और वही कवि श्रेष्ठ होता है जो अपनी बात को समाज तक पहुंचा सका है। यदि वो पाठ्यक्रम की या किन्हीं किताबों में कैद हो जाने वाली कविताओं के समान अगर खड़ी रख सकते हैं तो मैं ऐसे कविताओं को भारतीय समाज के लिए ना तो हितकारी मानता हूं, ना ही मैं ये मानता हूं कि भारतीय साहित्य का बहुत अधिक अच्छा काम कर रहे हैं, यानी भारतीय साहित्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी बौद्धिक कविताओं से ज्यादा बेहतर है कि हम भावात्मक कविताओं की ओर अपनी यात्रा को बनाए रखें, अपने पाठकीय यात्रा को बनाए रखें। तभी हम रमेश पोखरियाल निशंक जी के संघर्ष को निरंतर जारी रखवाने में अपना एक योगदान देकर चल सकते हैं। और मैं मानता हूं कि संघर्ष निरंतर व्यक्ति के भीतर मौजूद है और रचनाकार के भीतर में अगर संघर्ष रहेगा तो नित्य प्रति वो समाज को भी संघर्ष के लिए प्रेरित करके चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका अभिनंदन हरीश जी। निश्चय ही आपने रमेश पोखरियाल निशंक जी की कविता में जिस हिमालय को देखा है, जिस भारतीयता को देखा है, जिस संघर्ष को देखा है, जिस अध्यात्म को देखा है, वही वस्तुतः रमेश पोखरियाल निशंक की कविताओं की आत्मा है। और उसी आत्मा को मैं अपने दूसरे वक्ता को निमंत्रित करने से पहले बहुत छोटी सी रचना आपके सामने रख रहा हूँ। चलो आज हिमालय फिर से, चलो आज हिमालय फिर से, व्यास, दधीची और गांधी जो सोए हैं चिर निद्रा में उन्हें जगाएं फिर से। आप देखिए, हिमालय के माध्यम से कवि निशंक व्यास, दधीची और गांधी तीनों को जगाना चाहता है जो सो गए हैं हमारे चिंतन में। कहीं ना हम दधीची को याद रखते हैं, त्याग हमसे दूर हो गया है, ना हम गांधी को याद रखते हैं, अहिंसा हमसे दूर हो गई है, और ना ही हम व्यास को याद रखते हैं, कविता हमसे दूर हो गई है। तो कविता को, त्याग को और अहिंसा को, तीनों को एक साथ जगाना चाहता है कवि, और इसीलिए कहता है चलो आज हिमालय फिर से। हिमालय ही ये शक्ति दे सकता है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हरीश जी, मैं आवाज दे रहा हूँ अपने वक्ता डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता जी को। मैं उनका विशेष आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने एक स्थान पर अपनी व्यस्तता को छोड़कर हमारे कार्यक्रम को चुना है। लोकेश जी हमारी माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज में
एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं उन्हें बधाई दे रहा हूँ, निमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपनी बात हमारे सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों के सामने रखने का प्रयास करें। लोकेश कुमार गुप्ता। बहुत बहुत आभार सर इस कार्यक्रम लोकेश में जी। आमंत्रित करने के लिए। बहुत आभार अनिरुद्ध जी का और अनंग ग्रुप्स का। हरीश जी के साथ मैंने काफ़ी समय बिताया है, हम दोनों ने साथ साथ काम किया है, अनेक अवसरों पर साथ काम किया है, तो इनका मार्गदर्शन मिलता रहा, इनका स्नेह मेरे प्रति हमेशा रहा। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पोखरिया साहब जी और आदरणीय योगेंद्र नाथ शर्मा जी और सभी लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जो कविता का पद अभी आप सर ने मेरे बुलाने के लिए इस्तेमाल की, कविता मुझे बहुत प्रिय है। रात को जब मैं कविताएं पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने ज़्यादा कविताएं सर की नहीं पढ़ी और पहले से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे ये संकलन मुझे रात को अवेलेबल कराया गया और मैंने पढ़ा, तो ये कविता मैंने इस पर कुछ लिखा भी है इस कविता पर। क्योंकि एक सुबह से करीब 10 बजे से एक मीटिंग चल रही थी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की, राष्ट्रीय कार्यशाला थी, तो कुछ बातें मैंने नोट की है, मैं आपके समक्ष रखूंगा। हरीश जी की तरह उतना धारा प्रवाह नहीं हूँ, कुछ छोटी छोटी बातें मैं करूंगा, मैं छोटी बातें ही करता हूँ, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं। लोकेश जी कहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। तो पहली बात तो इसकी ये मुझे खूबी अच्छी लगी कि आजकल कवियों का चतुर्थ प्रकाशन, कविता का चतुर्थ प्रकाशन आया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में कविता और गीतों का यदि चौथा प्रकाशन आ रहा है, चौथा संस्करण आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है, प्रकाशक के लिए भी और ये लेखक के लिए भी, दोनों। इस कविता की जब मैं इस संकलन की जब मैं भूमिका पढ़ रहा था, उसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक शब्द का इस्तेमाल किया सुधा रानी जी ने, सौंदर्य शब्द का इस्तेमाल किया है। जब आप इस कविता को पढ़ोगे तो सौंदर्य के इतने अर्थ इस कविता में दिखाई देंगे, ये इतना बहुअर्थी इसका उपयोग निशंक जी ने अपने कविता संकलन में किया है। ये जन के लिए भी है, ये मन के सौंदर्य की बात भी करता है, जन सौंदर्य की बात भी यहाँ पर है, प्राकृतिक सौंदर्य की बात भी कविता में मिलेगी आपको, कर्म सौंदर्य की बात भी कविताओं में मिलेगी। ये क्योंकि एक समग्र कविता संकलन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर कविता पर, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको एक अद्भुत तरह का सौंदर्य इन कविताओं में भिन्न भिन्न रूपों में आपको देखने को मिलेगा। एक दूसरी बात है प्रकृति की विराटता। आप जैसे पंत की कविताओं में प्रकृति की विराटता को देखते हो, जब मैं पंत की कविताओं को समझने की कोशिश करता हूँ या पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वैसी ही एक प्रकृति की विराटता हम इन कविताओं में भी देखते हैं। आप देखो, पंत प्रकृति को प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ भी कई ऐसी कविताएं हैं जहां वो लगती तो प्रकृति की कविताएं, लेकिन वो कविताएं एक बहुत गहरा संदेश अपने अंदर छुपाए बैठी है। वो प्रकृति के माध्यम से बहुत गहरे कोई बात कहना चाहती है। अब जो इनका एक कार्य क्षेत्र है, ये एक शिक्षक रहे हैं, एक प्राचार्य रहे हैं, एक नेता रहे हैं। अब आज के दौर में अब इन सब के साथ साथ जो शिक्षक है, प्राचार्य है और एक राजनेता है, जन नेता है, लोक नेता है, अब उसके बीच में कविता कितनी सहज हो पाएगी, कितना जिंदा रह पाएगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने भी देखा है कि कहीं कवि का गला घुट रहा होता है वहां पर, क्योंकि इन सारे कर्मों को करते हुए कहीं कवि शांत हो जाता है वहां पर। लेकिन आप जब निशंक जी की कविताओं को पढ़ो, जैसे हरीश जी ने अभी जिक्र किया, जिन कविताओं का नाम लिया, वो सारी कविताएं उनके बेबाक तरीके से अभिव्यक्त करना और समाज को समेकित रूप में देखने का प्रयास इनकी कविताओं में मिलता है। इनकी कविताओं में आप कहोगे कि आत्मिकता भी है, इनकी कविताओं में आत्मबोध है, इनकी कविताओं में चिंतन है, चिंतन को पूरा लिखने का प्रयास है, सृजन की आकांक्षा है और उसका विस्तार भी है। ऐसा नहीं कि सृजन कहीं रुक रहा है, सृजन कंटिन्यूटी में है, सृजन का विस्तार है। समाज और संस्कृति के प्रति, मानवता के प्रति संवेदनशील दिख रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं उनकी कविता में कहीं कोई समाज छूट रहा है या संस्कृति छूट रही है। उन सब के बीच में एक तारतम्यता है, उन सब के बीच में मानवता के प्रति एक लगाव एक है। वे जन के जहाँ विपरीत परिस्थितियों में इंसान फंसता है या उलझ जाता है, उन विपरीत परिस्थितियों में उलझे हुए मन को भी मजबूती के साथ जुझारू, जो अभी कुछ देर पहले हरीश जी ने एक कविता का जिक्र किया था, या जैसे सर ने एक कविता का जिक्र किया था, आदमी नामा कविता जब मैं पढ़ रहा था, पहली कविता है, उसको पढ़ते से मुझे 2 कृतियों की याद आई। पहली कृति थी आदमी नामा
नजीर अकबर आबादी की, और दूसरी कृति थी चित्रलेखा। आप इस कृति को पढ़ो, अब बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों ही का अगर हम आदमी नामा और चित्रलेखा को दोनों को एक साथ रखें तो हम कहीं इस आदमी कविता को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों कृतियों का सम्मिलन इस कृति के अंदर है। अब पंत की प्रकृति की परंपरा, चित्रलेखा की परंपरा, आप आदमी नामा जो लोक रंग का कवि नजीर है, पूरा लोक का कवि है, मतलब एक तरह का फकीर है, वो चीज आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसे अध्यात्म का भाव है वो अद्भुत है। उस कविता की जो शुरुआत है आध्यात्मिक भावों के साथ में, जो शुरुआत है मनुष्य को ईश्वर के समकक्ष ले जाने की जो एक परिकल्पना इनकी रचनाओं में दिखाई देती थी, वो अद्भुत है। अब आप देखिए वो उलझे हैं इन सारी चीजों में, जिसको मैं कहता हूँ सामुद्रिक समस्याओं का भंवर बना हुआ है। उस सामुद्रिक समस्याओं के भंवर में उलझने के बाद भी कवि पहाड़ का पर्वत सा साहस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका साहस कमजोर पड़ता है, कहीं कविता में कहीं कमजोर नहीं पड़ते, पूरा साहस और अद्भुत तरीके से साहस दिखाई देता है। साहस है रचने का, सृष्टि के कुछ सुंदर स्वप्नों को रचने का, स्वप्नों में वैचारिकी को रचने का। ऐसा नहीं कि वो खोखले स्वप्न है, विचार के साथ स्वप्न है, वैचारिकी को रचने का, वैचारिकी को उतारने का, विचारिकी में आत्मबोध को प्रस्तुत करने का। आप एक क्रम है, ऐसा नहीं है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न से विचार कहीं दूर चला गया और विचार से आत्मबोध कहीं दूर चला गया। वो सब एक दूसरे के क्रम में जुड़ा है, क्रम से जुड़ी हुई चीजें। ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई कविताओं में आपको देखने को मिलेगी। वैचारिकी में आत्मबोध को प्रस्तुत करने का, आत्मबोध की रचना करते हैं और आत्ममुग्धता नहीं दिखती। कई कवियों के साथ ये समस्या है, वो आत्मबोध तो दिखाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो आत्ममुग्धता से भी जुड़ जाते हैं। तो वो आत्ममुग्धता इनकी कविता में मुझे कहीं नहीं दिखती। अब जैसा कि नाम है इस कविता का, संघर्ष जारी है कविता संकलन का, और इसके साथ में एक नीचे एक टैगलाइन और लगी, राष्ट्रीय अस्मिता की कविताएं। अब आप जब राष्ट्रीय अस्मिता की कविताएं और संघर्ष जारी है, अब आप देखो तो ये संघर्ष, शिक्षक का काम क्या है? शिक्षा फैलाना, ज्ञान फैलाना। राजनीति का काम क्या है? समाज की समस्याओं, वो संघर्ष उन सब में जारी है। राष्ट्र का यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी कहता हूं कि कवि के मन में जो इस समय झाड़ झंखाड़ हम लोग कहते हैं, सैर सेवार जो उगा है इस समाज में, जिनका जिक्र हरीश जी ने भी किया, आतंकवाद और बहुत सारी समस्याएं इस देश के अंदर है, उन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास है, सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास है। कविता में वैयक्तिक अस्मिता और अस्तित्व के साथ साथ जातीय अर्थात राष्ट्रीय अस्मिता और अस्तित्व की भावना का सृजन भी है। ये सिर्फ व्यक्तिक अस्मिता का सवाल नहीं है, यहाँ पर व्यक्तिक अस्तित्व का सवाल नहीं है, यह राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय अस्तित्व की रचना है। यहाँ आप इलियट को जब पढ़ोगे तो इलियट का जो एक थ्योरी है वो इम्पर्सनल और पर्सनल, यहाँ वो आपको घुलते मुलते हुए दिखाई देगी। जो चीज पर्सनल है वो पर्सनल नहीं है, वो इम्पर्सनल है। वो आत्मबोध, वो सामाजिक बोध के रूप में हमारे सामने निकलकर यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाते हैं। तो इन कविताओं को मैं कहीं ना कहीं जातीय बोध की कविताओं के रूप में भी देखता हूँ। ये कविताएं जातीय बोध की कविताएं हैं, राष्ट्रीय बोध की कविताएं हैं। भूमिकाकार ने भी एक जगह लिखा है कि नाना संदर्भ इस कविता में, बहुत सारे संदर्भ इस कविता में, एक संदर्भ नहीं है, संकलन में बहुत सारे संदर्भ आपको देखने को मिलेंगे। जिंदगी को मैं तो इस नाना संदर्भ नहीं कहता, मैं तो इनको कहता हूँ कि जिंदगी के अनेक रंग हैं जो बिखरे हुए, उन रंगों को समेटने की कोशिश इन्होंने अपने संकलन में की है। मानवीय मन के उतार चढ़ाव भी इन रचनाओं में है, अवसाद भी है, आनंद भी है, सब चीजें इन कविताओं में है। ऐसा नहीं है, हम व्यक्तिगत लाइफ में, अपनी जिंदगी में हम सब इन उतार चढ़ावों से गुजरते हैं। कवि उनको लिख रहा है, उनको समझ रहा है। बेचैनियां कवि की हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बेचैनियां हैं। और जन चरित्री एक शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने कविता के अंदर, कविता जन चरित्री। अगर मैं इनके ये कहूं तो जनता के चरित्र को या आत्म चरित्र को जनता के माध्यम से समझने की कोशिश है। तो इनकी कविता कहीं जन चरित्री, अपना इनका ही शब्द है जन चरित्री, मैं उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ कि इनकी कविताएं जन चरित्री कविता है। यथार्थ के प्रति संपृक्ति है, ऐसा नहीं कि यथार्थ से कहीं दूर भाग रही है। हो सकता है कभी कभी कुछ लोगों को लगे कि ये किसी दूसरे लोग की बात कर रही है, कहीं और जाकर बात कर रही है, लेकिन आप जब कविता के अंत में आओगे, धीरे धीरे जैसे आदमी कविता के अंत में आओगे, तो आप देखोगे वहां पर वो पाप और पुण्य, वो अवसाद और आनंद, वो बिल्कुल टिपिकल
सारी चीजों से निकलकर कविता व्यक्ति के स्तर पर आकर रुक जाती है, व्यक्ति के आत्म के स्तर पर आकर, व्यक्ति की समस्याओं के स्तर पर आकर रुक जाती है कविता। आधुनिक सोच और चिंतन इनकी कविताओं में मिलता है। एक कविता इनकी है, मैं अनमना सा सोच रहा, बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। मैं अनमना सा सोच रहा, अपने ही भीतर स्वयं को खोज रहा, अपने ही भीतर स्वयं ही को खोज रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। जैसे हम लोग कहते हैं आधुनिकता पढ़ाते समय, स्वत्व की खोज प्रक्रिया का नाम कहीं आधुनिकता है, तो वो स्वत्व की खोज प्रक्रिया ये अपने में ही करते हैं और हम अपने आत्म को ही खोजते हैं लगातार। कहीं वो बेचैन मन आत्म को खोजने की इस प्रक्रिया में लगातार दिखाई देता है। एक कविता है अनमना सा मैं सोच रहा, ये कविता की जिक्र कर रहे हैं। आप इसी कविता को जब आगे और बढ़ोगे, इस कविता में कण और क्षण आपको दोनों चीज दिखाई देगी। कविता बहुत स्थूल लेवल पर नहीं जाती, जैसे हम लोग पुरानी कविताओं में, कुछ कविताओं में देखते हैं बहुत स्थूल लेवल पर चली जाती है, बहुत स्तर पर जाती है। उस लेवल पर नहीं, कण और क्षण दोनों की संवेदनशील पड़ताल कवि करते हैं और उनको रूपाकार प्रदान करते हैं और कण और क्षण की शाश्वतता का भी वर्णन करते हैं। ऐसा नहीं है कि कण और क्षण को कहीं छोड़कर चले, समय की छोटी इकाई और प्रकृति की सबसे छोटी इकाई, दोनों को कविता के अंदर कहीं लेकर आते हैं। सरल मन और कुटिल चालों में जो चीजें उलझ जाती है, आप देखोगे इनकी कविताओं में बार बार ये चीज आएगी और एक राजनीति करने वाले लोगों के साथ में ये चीजें बड़ी आती भी हैं कि वो कहीं कुटिल चालों में उलझते हैं और बेचारा मन इतना व्यथित होता है, करे क्या करें, कैसे निकले उन षड्यंत्रों से बाहर। तो ऐसी पंक्तियां आपको जो कुटिल चालों में व्यक्ति के मन को उलझ जाती है, तो वहाँ कण और समय की सबसे छोटी का क्षण बिताना भी मुश्किल है, तो उन पर भी कविताएं आपको देखने को मिलेगी। इनको एक और रूप में भी दे सकते हैं इन कविताओं को। ये मात्र इनके कवि रूप की कविता नहीं, ये राजनीति या सामाजिक या लोक के पक्षों को रखने वाले या नेतागिरी करने वाले या लीडरशिप कहीं देने वाले थोड़ी बहुत भी, ये उन सब के लिए एक तरह से प्रतिनिधि कविता के रूप में हमारे सामने आती है। ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये सब प्रतिनिधि कविता के रूप में हमारे सामने ये कविता आती है, उन सब के जो राजनीतिक गलियारों में षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं और होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं। कुछ लोगों को तो लोग इसीलिए जिंदा रखते हैं कि इनको षड्यंत्रों का शिकार ही बनाना है हमें। तो ये हमने राजनीति के कई पड़ाव देखे अपनी जिंदगी के, तो उनमें ये चीज समझने की कोशिश भी की है। सामाजिक बदलावों की बयार लाने की बात इनकी कई कविताओं में है। कवि का मन चेतस कवि जिसको कहें, चेतनावान है, जिसका जिक्र अभी हरीश जी ने अपने उद्बोधन में किया हमारे सामने। इनकी कविता में सांस्कृतिक वर्चस्व की बुनावट में अपने रंग के कुछ धागे पिरोए। अब आप जानो कि आप किसी की वर्चस्व को खत्म तो नहीं कर सकते, समाप्त तो एकाएक नहीं कर सकते, बस उस वर्चस्व को ढीला करने के लिए कुछ अपने रंग के धागे उसमें आप पिरोना शुरू करें। हम ये नहीं कहते कि कभी एक साथ सब कुछ बदल के रख देता है या कोई भी व्यक्ति बदल कर रख देता है, धीरे धीरे अपना रंग उस पर छोड़ना शुरू करते हैं। हम या हरीश जी जब हम काम करते हैं, धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें समाज में बदल पाती है, कुछ बदलेंगी आगे आगे चलकर। तो उनकी अभिलाषा है, उस तरह के धागे इन्होंने पिरोने की कोशिश की है। जब कवि के कर्म को खांचों और सांचों में किन्हीं पूर्वाग्रहों से विश्लेषित किया जाता है, तो कविता की उनकी संवेदनात्मक सोच पर अनेक प्रकार की कड़ियों में कसने का यत्न भी किया जाता है। कई तरह की सोच है हमारे सामने, लोग बातें करते हैं अलग अलग तरह की, तो वो चीजें। अब एक आप इनकी जब कविताएं और पढ़ोगे तो कहीं निराश शिक्षक दिखाई देगा, कहीं निराश राजनेता दिखाई देगा, कहीं वो सब चीजें आपको दिख रही है। एकांतिकता और नैराश्य के भाव भी कई जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये एकांतिकता और नैराश्य आनंद में परिवर्तित होते हुए दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। जैसे आप नीरज के गीत सुनोगे तो नीरज के गीत कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता जैसी बातें जो निकल कर आती है, वो बातें कहीं हमें इनके गीतों में भी देखने को, इनकी कविताओं में भी देखने को मिलती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप समाप्त कर लीजिए। बस 2 मिनट और ले रहा हूँ सर, उसके बाद मैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी जिस कविता का जिक्र हम लोग कर रहे हैं आदमी का, उस कविता को हम एक रामचंद्र गुणचंद्र हमारे यहाँ पर हुए, उन्होंने सुख दुखात्मको काव्य कहा। आप जब इस कविता को के पूरे फ्रेम को देखोगे तो कहीं आपको सुख दुखात्मको
वाला स्वरूप आपको दिखाई दे जाएगा। तो रामचंद्र गुणचंद्र का जो सुख दुखात में पलता पलवित होता, जीवन विस्तार पाता व्यक्ति चरित्र इनकी कविता में दिख जाएगा। देखता है, भोगता, सिमेटता, बिखेरता, घिर रहा स्वयं किंतु दुनिया को भी घेरता, पाप है पर पुण्य का कुंज भी है आदमी, आनंद और अवसाद का पुंज है ये आदमी। तो ये बात हमारी एक बात बस यहाँ कहकर मैं खत्म करूंगा अपनी, कि भारतीयता, भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक वैविध्य का निरूपण इनकी कविताओं में है। ये एक विजन की कविताएं हैं, ऐसा नहीं कि ये विजन के साथ लिखी गई कविताएं। संवेदनशील कार्यकर्ता के दृढ़ निश्चय और राष्ट्रबोध का वर्णन इन कविताओं में मिलता है। जातीय उत्थान अथवा राष्ट्रीय उत्थान की कविता है। ऐतिहासिक भारत राष्ट्र के गौरव की कविताएं स्थापित करती हैं। एक प्रकार से हम इन कविताओं को श्रेणी और परंपरा में पाते हैं, जहां हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व को, अस्मिता को पुनर्व्याख्यात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत तथा दिनकर की, ये जो 4-5 ये परंपरा हमारे यहाँ पर है, दिनकर की भारतीय समाज और संस्कृति की अभिव्यक्ति की परंपरा में रखा जा सकता है। इसके अलावा तो प्रभाती का जिक्र आपने हरीश जी ने बहुत किया है, और प्रभाती बहुत महत्वपूर्ण टर्म है इनकी कविता के अंदर, और अनेक कविताओं में ये शब्द अलग अलग रूप में हमें दिखाई देता है। तो हमें उस प्रभाती को समझना चाहिए। आज तो प्रभाती मुझसे कुछ कहने आई है, अंतर चेतना में जैसे कोई मधुर ध्वनि बजाई है। देखते ही देखते जीवन संगीत प्राणों को स्पंदित कर रोम रोम में छाने लगा है। आज तो पूरा अस्तित्व अनंत में समा, आनंद से विभोर एक नया गीत गाने लगा। अनंत में अस्तित्व के समा जाने से आनंदित मन की कविता के रूप में हम इनको देखते हैं। कुछ बातें कभी बाद में, कभी मिलेगा अवसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हरीश जी का और पोखरियाल साहब का, कि हमें अवसर मिला। बहुत धन्यवाद आपका लोकेश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इन कविताओं की विवेचना की है। विशेष रूप से इलियट को आपने याद किया। इम्पर्सनल और पर्सनल के बीच का जो भेद इलियट बताते हैं, वो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। कितना भी व्यक्तिगत हो, लेकिन उनकी व्यक्तिगत चेतना भी समाज की चेतना बन जाती है। आपने आत्मबोध, चिंतन, सृजन, समाज के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित किया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निमंत्रित कर रहा हूं आज की इस वार्ता के अध्यक्ष, अपने बहुत प्रिय विद्वान प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी को। वे हम सबको अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी। माननीय पोखरिया जी। जी, मुझे कितना बोलना होगा, कितना 10-15 मिनट आपके पास हैं, अध्यक्ष हैं आप तो। अच्छा। हाँ। आदरणीय योगेंद्रनाथ शर्मा अरुण जी, संरक्षक इस कार्यक्रम के, डॉक्टर हरीश जी, प्रोफेसर हरीश जी, डॉक्टर लोकेश जी, डॉक्टर अनुरुद्ध जी, और कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त सहभागीगण। संघर्ष जारी है, इस पर आज ये चर्चा और वक्तव्य सुनने को मिले। और हरी जी ने मनुष्य को केंद्र में रखकर निसंग जी की जो चिंताएं हैं, और जिस तरह से भोगा हुआ यथार्थ और जिया हुआ जो जीवन है, और सामाजिक विकृतियों को इस अर्थ में प्रस्तुत करने की बात है कि उससे आने वाले बेहतर समाज की परिकल्पना क्या हो सकती है। और इसी तरह से आतंकवाद इत्यादि जो समसामयिक मुद्दे हैं, प्रकृति, अध्यात्म, इन सब को वक्तव्य में समेटा और बहुत अच्छा लगा। और संक्षेप में निसंग जी की लगभग संपूर्ण विशेषताएं उन्होंने व्यक्त कर दी। कविता में गीतात्मकता, उनके शिल्प विधान का स्पर्श करते हुए मुक्त छंद की जो धारणा है वो भी उन्होंने व्यक्त की। और चूंकि आशावादी और मानवतावादी कवि का जो दृष्टिकोण है, वो अंततः कहीं न कहीं एक संघर्षों के कठिन मार्ग से और कण कण आनन बिखर जाने के बाद भी
अगर कोई एक अण में भी प्राण या सांस शेष रह जाती है तो पूरा संपूर्ण पुंज वो बन जाते हैं। तो उसी तरह का कुछ अभिव्यक्ति जो है, वक्तव्य जो है प्रोफेसर जी का था। और लगभग संघर्ष जारी है कि समस्त विशेषताएं उन्होंने समेट कर रखी थी। इसी तरह से हमारे लोकेश जी दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। आपने उसके विभिन्न जो शब्द संयोजना है और एक एक शब्द करके कहाँ पर किस तरह के शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे सौंदर्य है या प्रकृति परक शब्दावली है, और समेकित समाज की बात निसंग जी किस तरह से करते हैं, इन सारी और प्रकृति का जो हमारा एक पारंपरिक रूप जो नाम परिगणन शैली है, आलंबन है, दूसरा है, तीसरा है, इस रूप से भिन्न प्रकृति चित्रण भी थोड़ा भिन्न रूप में निसंग जी हमारे साथ हमारे सामने रखते हैं। और उसमें मनुष्य को जोड़ते हैं, प्रकृति की समस्याओं को भीतर से खींचकर बाहर निकालते हैं। क्योंकि एक संघर्ष का एक बहुत बड़ा आयाम जो संघर्ष जारी है में है, वो प्रकृति और वर्तमान प्रदूषण, जिस तरह से हम प्रदूषण फैला रहे हैं, या प्रकृति और मनुष्य के बीच के संघर्ष को भी वो विभिन्न रचनाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। और हिमालय है, वन है, आधुनिक प्रदूषण है, और धरती, बल्कि इसी नाम की कविता भी है उनकी, और प्रेरणा, और विरल है वन, और इस तरह की जो उनकी कविताएं हैं, कहाँ हैं, मैं धरती हूँ। तो जो धरती का श्रृंगार है, जिस रूप में होना चाहिए, जो उसमें विकृतियां आ रही हैं, चाहे वो प्राकृतिक है या मानवज है, जिस तरह की भी है, प्रभाती कविता का यहाँ पर उल्लेख आ चुका है, पत्थर बोलेंगे। तो एक संवेदन के स्तर पर कविता को ले जाने का काम वो करते हैं, सामान्य सीधे साधे शब्दों, सरल शब्दों। कोई कल्पना का बहुत बड़ा वैभव इनके यहाँ दिखलाई नहीं पड़ता है। एक तरह की ऐसी शब्दावली है जो सहज है, सरल है, और हर एक व्यक्ति के समझ में आ जाती है। वो उनकी और रचनाओं में भी, जीवन पथ में है, तुम भी मेरे साथ चलो है, या परीक्षा लेती जिंदगी है, उनका जो पहला संकलन है मातृभूमि के लिए है, या ए वतन तेरे लिए, इस तरह की सभी रचनाओं में कहीं न कहीं जो है यह संघर्ष मनुष्य और प्रकृति के बीच जो एक प्रकार का अंतः संघर्ष है, जिस तरह की विकृतियां, जिस तरह के चीजें हम अपने विकास के नाम पर ला रहे हैं, खनन है, वन विनाश है, वनों का जो रुदन है, वो भीतर का जो रुदन है, वो मनुष्य के सामने जब आता है, मनुष्य एक तरह से उसका तिरस्कार करता है। तो ये एक संघर्ष की स्थिति है आपस में, प्रकृति के भी और मनुष्य के बीच भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज का, पर्यावरण और दूसरे तीसरे इनके संरक्षण की क्या स्थिति होनी चाहिए, और पर्यावरण किस तरह से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, या पर्यावरण को अपने चारों ओर, चूंकि दोनों ओर है, सामाजिक विकृतियां भी, हमारा प्राकृतिक पर्यावरण एक ओर है और सामाजिक पर्यावरण दूसरी ओर है। दोनों में तादात्म्य की आवश्यकता है, संघर्ष की नहीं, दोनों में परस्पर समन्वय की आवश्यकता है। तो ये संकेत बहुत अच्छे तरह से दोनों हमारे पूर्व वक्ताओं ने किए। मैं एक विशेष चीज इसमें कहना चाहता हूँ कि निशंक एक राजनीतिक दृष्टि से, चाहे जिस विचारधारा के भी हैं, या जो उनकी विचारधारा है वो स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई छुपाव भी नहीं है, दुराव भी नहीं। लेकिन जिस तरह से जो सत्ताधीश हैं, जो शासक हैं, या जो पूंजीपति हैं, या जो शोषक हैं, और उनके द्वारा जो शासित लोग हैं,
जो शोषित लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, इनके बीच का संघर्ष जो है, यह संघर्ष, इस संघर्ष जारी है रचना में बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़ी गहनता के साथ और बड़े शिष्ट शब्दों में, कोई शब्दजाल नहीं, बड़े शिष्ट शब्दों में वो व्यक्त करते हैं। तुम और मैं, उनकी एक कविता है, मैं तो कविता की 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। तुम्हारे पास अब केवल साँझ और रात है, तुम्हारे पास अब केवल साँझ और रात है, सुबह की रोशनी और दिन तो मेरे पास है, सुबह की रोशनी और दिन तो मेरे पास है। जो अहमन्य लोग हैं, अहंकार हैं, अहंकारी है, या सत्ता के मद में, धन के मद में, या अन्य किसी भी तरह का मद है, उस तम में, उस अंधकार में खोए रहते हैं, तो उनको जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिलता है, उनके पास अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। और जो आम आदमी है, जो रात दिन खटता है, खपता है, टूटता है, गिरता है, और उसको अन्न, वस्त्र, ये सब चीजों की तंगी रहती है, तो उसके पास उजाले ही उजाले हैं। कहीं पूरा दिन उसका है, पूरी रोशनी उसकी है। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, और प्रतीकात्मक रूप में जो व्यक्त करते हैं निसंग जी, और जो ऐसे लोग हैं, जो पूंजीपति लोग, सत्ताधीश लोग, उनके लिए निसंग जी वह, वे, उन इत्यादि तरह का विशेषणों का प्रयोग करते हैं। और ये भी कहते हैं कि तेरा दर्द भी जो है, मेरी कराह में जो व्यथा व्यक्त होती है, वो तेरा दर्द ही है, तेरा भी दर्द उसमें शामिल। वो उनको अपने से अलग भी नहीं करते हैं, क्योंकि समाज, हाँ, हमारे ही समाज के वो एक अभिन्न अंग हैं। और चाहे वो हमारे शासक है, चाहे हमारे पूंजीपति हैं, या जो भी है, तो वो कहते हैं कि जो मेरी कराह निकलती, मेरे मुंह से जो आह निकलती है, उस आह में तुम्हारा भी दर्द सम्मिलित है। और मैं अपने से अलग आपको नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं कर सकता। तो समाज का जो ये ताना बाना है, और ये कई कविताएं हैं। लिखने को बहुत एक कविता है जिसमें स्वतंत्रता के बाद जो है सत्ता के दलाल किस तरह से जो है अपनी दादागिरी के बूते पर जो है आम आदमी को ठगते हैं और उसे पद दलित करते हैं। और इसी तरह से एक कविता है, हम निकल पड़े हैं फिर, कि आम जन जो है बार बार निकलता है, बार बार बाहर निकलता है, बार बार अपने हृदय को कठोर करता है, एक और आजादी की जरूरत कभी महसूस करता है। आजाद तो हम हो गए, आजादी मिल गई, लेकिन क्या वो यह आजादी है? क्या यह जनतंत्र है? जनतंत्र की वास्तविकता पर भी प्रश्न उठाता है कवि। और राजनीति के चक्रव्यूह में जो है, जिस तरह से आज आम जनता पिस रही है, और राजनीति के चक्रव्यूह में जिस तरह से जो कुछ करने की चाह रखने वाले नेता पिस रहे हैं, तो उनका भी दर्द इन कविताओं में व्यक्त हुआ है। और संघर्ष जारी ऐसे ही मैं चक्रव्यूह, राजनीति का चक्रव्यूह की 2 पंक्तियां यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। प्रतिक्षण मैं संघर्षों की मालाओं से पिरा हुआ, प्रतिक्षण मैं संघर्षों की मालाओं से पिरा हुआ हूँ, राजनीति के चक्रव्यूह में अभिमन्यु सा घिरा हुआ, राजनीति के चक्रव्यूह में अभिमन्यु से घिरा हुआ। इस ओर संकेत किया जा चुका है मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, फिर भी मैं 1-2 बातें इस संबंध में भी करूंगा कि आज जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो चूंकि बुद्धिजीवी, कई बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जो सब आयातित चीजों को लेकर जो है और शब्दाडंबर के द्वारा आतंकित करते हैं लोगों को।
वो रास्ता नहीं बताते, या संवेदनाओं को नहीं जगाते, या दूसरे की पीड़ा या मर्म को नहीं समझते। वो आतंकित करते हैं शब्द जाल के द्वारा। और कालिदास के माध्यम से जो है ये चर्चा आ चुकी है, हे कालिदास वाली। और इसी तरह से राम तुम अकेले नहीं भी एक अन्य कविता है, जिसमें कि सब कुछ करने के बाद भी, मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाने के बाद भी जो है राम, चूंकि आज आज के जो राम हैं, जो काम करने वाले ही तो राम है, सीता है, घर घर है, तो कवि एक नई दृष्टि देता है राम को, सीता को एक नई दृष्टि देता है। तो इस तरह से जो तथाकथित जो बुद्धि संपन्न लोग हैं, उनके बीच भी, और जो भारतीय संस्कृति को लेकर, उसकी अच्छाइयों को लेकर, या भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को लेकर जो लोग अपनी बात रखते हैं, उनके बीच भी एक बड़ा द्वंद्व है, बड़ा संघर्ष है। कविताओं के कुछ कई कविताएं हैं, सारे उदाहरण देना संभव नहीं है। तो हाँ, इस द्वंद्व को भी, इस संघर्ष को भी इस संघर्ष जारी है में स्वर दिया गया है। बहुत और सुंदर। हाँ, राष्ट्रीय और राष्ट्रीयतर जो गतिविधियों में जो लोग संलग्न हैं, एक भारतीय चेतना की जहाँ पर बात है, राष्ट्रीय चेतना की जहाँ पर बात है, राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में तो डॉक्टर निशंक जो है वो स्थापित है ही है। और विभुमय भारत एक उनकी बहुत सुंदर कविता है, सृजन के दीप जले उनकी। जो सकारात्मकता है, कवि दोनों चीजें रखता है, ऐसा नहीं है, दुख भी रखेगा, सुख भी रखेगा, पर अंततः वह स्थापना जो है सुख की ही करेगा, सकारात्मक भावों को ही स्थापित करेगा। तो इस तरह से और हमारे समाज में एक इस तरह का भी वर्ग है जो आतंक के जरिए, यहाँ पर चर्चा हमारे हरि जी ने किया है, कंधार की आंखों पर पट्टी और मानव वाली जो कविताएं हैं। कविता, देखिए कविता कहाँ संवेदना का स्पर्श करती है। कंधार की आंखों में पट्टी आतंक, जिस तरह से आतंकियों ने ये सब चीजें किया, पट्टी बांध कर सारी चीजें, संस्कृति के अमूल्य धरोहर की चीजें सब खत्म कर दी, मिटा दी। तो लेकिन उसके बाद भी कविता कहाँ जोर पकड़ते, एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ मेरा पिता कब आएंगे, मुझे घुमाने कब ले जाएंगे, क्या उनसे मेरी कब बात होगी, जबकि उनका पिता जो है उन्हीं आतंकियों का निशाना वो बन चुका है। तो ये एक कवि की जो अंतर्दृष्टि है वह इसमें दिखाई पड़ती है। और थोड़ी इसका जो लय और ये है, कविता का लय विधान जो है, वो हम जब पढ़ते थे तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, और निराला जागो फिर एक बार, प्रसाद निराला, इनकी जो प्रबंधात्मक कविताएं हैं, जो एक प्रबंध व्यंजना है, प्रबंध कौशल है, वो इनकी कई कविताओं में देखने को मिलता है। और इस तरह से ये एक तो वह समाज है जो बलपूर्वक इस तरह से कार्य करना चाहता है, और दूसरा समाज वो है जो राष्ट्र को और समाज को साथ लेकर आगे बढ़ता है। तो इन दोनों समाजों के बीच भी उनकी मानसिकता और इस तरह का भी अंतः संघर्ष जो है व्यक्त हुआ है। और कई बार कवि का जो अंतर संघर्ष है वो भी देखने को मिलता है। कवि द्वंद्वों के बीच घिरा है, संघर्षों के बीच घिरा है, फंसा हुआ है। तो उस आत्म संघर्ष को भी उसने व्यक्त किया है। तो अंततः संघर्ष जो है आद्यंत विद्यमान है और संघर्ष जारी है, जो एक कविता उन्होंने कही है अंत में। तो क्योंकि आशावाद और मानवतावाद,
ये दो मूल जो हमारे भारतीय चिंतन पद्धति की विशेषताएं हैं वो निसंग जी की कविताओं में मिलती हैं। और वो देखिए, आदमी चट्टान से गिर जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, कण कण में वह बिखर जाए, उसके बावजूद भी वह फिर पुनर्निर्माण की ओर जाता है। उसका अण कण जो है वह फिर जुड़ता जाता है। तो वो कहते हैं एक कविता में, प्रतीक्षा कविता है उनकी, तो कहते हैं मुझे प्रतीक्षा है उस तूफान की। तूफान आते हैं, सब कुछ खत्म कर जाता है, पर फिर से नए सिरे से सृजन और प्रकृति का ऐसा चक्र चलता है मनुष्य जीवन का कि वह फिर पुनः बुनियाद से प्रारंभ होती है चीजें। तो मुझे प्रतीक्षा है उस तूफान की। एक बार तूफान आकर जा चुका है, फिर अब ऐसे तूफान की प्रतीक्षा कभी कर रहा है। मुझे प्रतीक्षा है उस तूफान की जो देखते ही मुझे दिलाएगा याद मेरी मजबूत बुनियाद की। क्योंकि इस बीच सारी बुनियादें मजबूत हो चुकी। पिछले तूफानों से हमने सबक सीखा। इस बार जो है हमारी जो बुनियाद है वह इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब हम वह कोई भी तूफान जो है उसको हिला नहीं सकता है। और जीवन को मंदिर मानकर उसका एक रूपक उन्होंने बांधा है। नींव का निर्माण बहुत सुंदर कविता है और उसमें पूरे जीवन को मंदिर के रूपक के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। और क्षणिकाएं भी उनकी अद्भुत हैं। उनमें जीवन सत्यों की स्थापना उन्होंने की है। और अगर हम शैल्पिक दृष्टि से विचार करें उनके पूरे इस काव्य संग्रह का, तो जहाँ वैचारिकता का प्राधान्य हो गया है, विचार में अपनी बात कवि कहना चाहता है, और कुछ हृदय का थोड़ा थोड़ा आक्रोश भी जहाँ पर वो व्यक्त करना चाहता है, वहां पर वह गद्यात्मकता आ गई है। कविता में गद्यात्मकता यानी जो जिसको हरि जी ने मुक्त छंद कहा, छंद मुक्त नहीं मुक्त छंद कहा। कई लोग तो छंद मुक्त क्या है और मुक्त छंद क्या है इसको समझने में भी बड़ी भूल करते हैं। तो मैं बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। अब गद्यात्मक बस समापन कर रहा हूँ, एक मिनट। गद्यात्मकता से तात्पर्य है कि वैचारिक विचार प्रधान कविताएं, जहां पर वैचारिकता की प्रधानता है वहां वो मुक्त छंद को लाए हैं, और जहां अनुभूति, संवेदना और भाव प्रवणता की आवश्यकता है वहां वो गीत को लाए हैं। और गीतों के वैशिष्ट्य की ओर उनकी एक बात और कहना चाहूंगा कि ताटंक है, लावनी है, सार है, जो लयात्मकता उनके गीतों में है। और कहीं कहीं मनोरमा और जैसे सप्तमात्रिक जहाँ रगड़ात्मकता है, कुछ जोर से बात अपनी कहना चाहते हैं। तो आज हो संघर्षरत कल के लिए क्यों बह रहे हो, इस तरह की जो जहाँ जगाना चाहते हैं, वो चैतन्य करना चाहते हैं, तो इस तरह से वो रगड़ात्मकता कविता में लाए हैं। और अंत में मैं उन्हीं की क्या भूलूं क्या याद करूं एक कविता से दो पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। अगणित दर्द मिले थे लेकिन निकली नहीं कराहें थी, मूर्छित सा तन हो जाता था, फैली रहती बाहें थी। ये तो आत्मिक हृदय से निकली हुई उनकी बात थी, पर वो वास्तव में ये कहते हैं कि तुम्हारी यह संघर्ष गाथा व्यर्थ नहीं जाएगी, निस्संदेह तुम्हारे खून के प्रसून बन अमृत तो पाएगी। बहुत सुंदर। मैं पूरे आयोजक मंडल को बधाई देता हूँ। आप सब लोगों का आभारी हूँ, विशेष रूप से मैं आज अपने अध्यक्ष महोदय, अपने मुख्य वक्ता और वक्ता तीनों को विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आज हम अपने समय से 10 मिनट आगे चले गए, इसलिए कि मैं किसी भी विद्वान वक्ता को रोकना नहीं चाहता था। आज के आपके तीनों आलेख इतने महत्वपूर्ण हैं कि संघर्ष जारी है की कविताओं को उन्होंने सचमुच उजागर कर दिया है। आज हम यही बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का। हॉलैंड से महर्षि एक संस्था है जो उनको
सम्मानित कर रही है। और वो कार्यक्रम 4:30 बजे शुरू हो चुका है, लेकिन मैंने अपने कार्यक्रम को बीच में रोकना उचित नहीं समझा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब निशंक जी को आज के इस वैश्विक सम्मान के लिए हृदय से उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं। ये स्याही ब्लू बुक्स और हिमालय विरासत न्यास का ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। और मैं अंत में अनिरुद्ध को फिर सौंप रहा हूं कि अनिरुद्ध सबका आभार व्यक्त करें। हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।